हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की इस नई वीडियो में। और आज की इस वन शॉट वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है क्लास 12th का उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन क्या है। इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स है क्या और हमें इसे क्यों पढ़ना है। देखिए, क्लास 11th में अगर आपको याद हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स नाम से। थर्मोडायनेमिक्स में आप ये पढ़ते थे कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, मतलब कोई प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। अब अगर कोई प्रोसेस मान लीजिए फिजिबल है, कोई प्रोसेस हो सकता है, तो वो धीरे होगा, वो स्लो होगा या फास्ट होगा या किसी इंटरमीडिएट रेट से होगा या इंटरमीडिएट रेट से होगा, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। उस चीज़ को हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, कितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, कितनी तेजी से रिएक्टेंट बन रहा है, उस चीज़ को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं, हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो ना तो ज़्यादा तेज हो रही हो और ना ही बहुत स्लो हो रही हो। हम ऐसी रिएक्शंस को पढ़ेंगे अपने क्लास 12th सिलेबस में जो कि मॉडरेट रेट से हो रही होती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले व्हाट इज रेट? रेट क्या है? ठीक है, तो रेट का मतलब होता है किसी भी चीज का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। जैसे आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप पढ़ते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो रेट क्या है? टाइम के साथ किसी चीज का चेंज होना। जब हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन में दो चीजें चेंज होती हैं, या तो कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर। क्या चीजें चेंज होती है? या तो कंसंट्रेशन, एक गिवन टेम्परेचर पे या तो कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं हम, या फिर प्रेशर चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वॉल्यूम, जब आप प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इसी में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को एक रिएक्शन दे दी गई, ए और बी आपस में मिलके सी और डी बना रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं दो चीजों से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या? एक तो चेंज इन कंसंट्रेशन से, कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, एंड सेकंड चेंज इन प्रेशर से, कि प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दो चीजों से मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने जो रिप्रेजेंटेशन करी है वो है कंसंट्रेशन की टर्म में, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो मान लीजिए पहले ए कुछ एक्स अमाउंट था इनिशियली किसी टी टाइम पे, टी जीरो पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ए हमने एक्स डाला था, बी भी हमने एक्स डाला था, सी और डी जीरो जीरो बने थे। अब किसी टी टाइम पे, किसी टी वन टाइम पे एक्स का कुछ अमाउंट, मान लीजिए एक्स का कुछ ए अमाउंट रिएक्ट कर गया, इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ए अमाउंट रिएक्ट कर गया, और यहाँ पे बना कितना? यहाँ पे ए बना। तो ये रिएक्शन, ये जो कंसंट्रेशन चेंज हुई टाइम के साथ साथ, इसी से हम क्या निकालते हैं? रेट। तो रेट क्या हो जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे को एक रिएक्शन दी गई है कि कोई कंपाउंड है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे को एक रिएक्शन दी गई है कि ए जो है वो बी के साथ मिलके सी और डी बना रहा है। मेरे को एक ऐसी रिएक्शन दे दी गई और मेरे से बोले कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मैं चार तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? मैं ए की कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि ए की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा।
मैं ये बता सकता हूँ कि बी की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, मैं ये भी उससे भी बता सकता हूँ, मैं सी की कंसंट्रेशन से भी बता सकता हूँ, मैं डी की कंसंट्रेशन से भी बता सकता हूँ। और इन सब की कंसंट्रेशन से ही क्या निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, चेंज इन टाइम। तो इन सारे तरीकों से मैं रेट ऑफ रिएक्शन बता सकता हूं। अब क्योंकि ये सारी चीजें एक ही रिएक्शन का रेट बताएंगे, इसलिए ये सारी चीजें सेम होंगी, इसलिए ये सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। अब बात आती है कि सर जी यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है। देखिए ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। ए और बी रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ साथ ये घटते ही चले जाएंगे, और घटते ही चले जाएंगे तो इनकी फाइनल वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉरी इनकी फाइनल वैल्यू कम होगी इनिशियल वैल्यू से। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो उस नेगेटिव साइन को डील करने के लिए हम पहले से ही फॉर्मूले में नेगेटिव लगा देते हैं। तो नेगेटिव साइन बस आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो कि यहाँ पे ए एंड बी है, वो डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। ठीक है। अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो अगर आप इसको कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसकी टर्म्स में, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। लेकिन जब आप इसी चीज को प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, मान लीजिए पी का कुछ प्रेशर है पी ए, बी का कुछ प्रेशर है पी बी, सी का कुछ प्रेशर है पी सी, एंड डी का कुछ प्रेशर है पी डी। तो अगर इसको मैं प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, चेंज इन प्रेशर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रेशर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रेशर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड चेंज इन प्रेशर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, नेगेटिव साइन बता रहे हैं कि जो प्रेशर है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ प्रेशर के टर्म्स में यूनिट क्या होगी, तो प्रेशर के टर्म्स में यूनिट होगी एटीएम पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मास्टर इक्वेशन लिखी है। मास्टर इक्वेशन मतलब एक जनरलाइज इक्वेशन लिखी है, जिसकी हेल्प से आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उनको कर सकते हो। ऐसा नहीं लिखा आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में कुछ ऐसे रिएक्शन आएगी कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है, और आप इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। बैलेंस कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शन दी जाएगी, तो उसी को जनरलाइज हमने करके लिख रखा है कि ए बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, और यहाँ पे जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हैं, ये इनके क्या हैं, ये इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1। तो ये जो 1 3 2 आपको दिख रहा है, ये क्या है, इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर ऐसी कुछ रिएक्शन दे रखी है तो हम तब कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे, तो देखिए सिंपल तरीका है। आप जैसे अभी हमने कंसंट्रेशन चेंज की बात करी उस तरीके से सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फिर उनके आगे जो भी स्टोशियोमेट्री है उससे उसको डिवाइड कर देना है। जो भी उनके आगे स्टोशियोमेट्री है उससे उसे डिवाइड कर देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम, इसका स्टोशियोमेट्री क्या था, ए, तो मैंने ए से डिवाइड कर दिया। बी के लिए हमने क्या लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी चेंज इन टाइम, बी के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया। सी के लिए हमने क्या लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंज इन टाइम, सी के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया। डी के लिए लिखा एंड डी के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से ये तो एक जनरलाइज इक्वेशन मैंने आपको बताई। अगर मान लीजिए मेरे को इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में चेंज इन टाइम। अब क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्री 1 है तो चाहे 1/1 लिख दो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है। किसके बराबर होगा, मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में चेंज इन टाइम। और H2 की कंसंट्रेशन के आगे स्टोशियोमेट्री 3 है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको 1/3 से डिवाइड कर दो, और क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस तो लगाना ही है। इसी तरीके से अगर मैं NH3 के लिए लिखूं तो NH3, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम, स्टोशियोमेट्री क्या है 2, तो 1/2 से क्या कर दो,
डिवाइड कर दो, तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, ये इसकी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। अब आप बोलोगे कि ये जो हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिख रहे हैं और जो हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी लिख रहे हैं, इसका फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे यहाँ पे जो H2 है वो रिएक्टेंट में है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये रेट ऑफ कंजम्पशन लिख रहे हैं। ये क्या है, ये रेट ऑफ कंजम्पशन है कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है आप उसको किस रेट से कंज्यूम कर रहे हो, ये वो है। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ध्यान देना, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये है रेट ऑफ कंजम्पशन। मतलब आप उस हाइड्रोजन गैस को किस रेट से कंज्यूम कर रहे हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये वो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। लेकिन जब मैं इसी को इसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दूंगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम लिखोगे तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, मतलब ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। या फिर हम इसको रेट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा ना, तो इसको हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए भी लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं इसी को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जब मैं ये डी के लिए लिख रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्योंकि अपीयरेंस, वो रिएक्शन जब हो रही होगी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट करेगा ना, तो अपीयर होना स्टार्ट करेगा। या फिर हम इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है तो हम इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी भी कह सकते हैं। लेकिन जब मैं इसी को इसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दूंगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ डी। तो अभी मैंने आपको ये जो इक्वेशन बताई है, यही सेम इक्वेशन कई बार पेपर में आ रखी है, जहाँ पे वो आपको बोल देगा कि मान लीजिए जो अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस है वो आपको दे देगा, तो आपको उसने ये वैल्यू दी है और बोल देगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो उसको हाफ से डिवाइड कर देना, आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। अब ये मेजर पार्ट है जहां से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज एवरेज रेट एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए हमारे पास दो तरीके के रेट होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आज वैलेंटाइन डे है, आज 14 फेब है, ठीक है, तो आप मान लीजिए घर से निकले बाइक लेके, आप एक दुकान पे गए, एक शॉप पे गए, उस शॉप पे आपने बाइक रोकी और वहाँ पे एक चॉकलेट खरीदी। फिर आपने अपने महिला मित्र से मिलने गए, वहाँ पे बाइक रोकी, आपने उसे चॉकलेट दी, फिर वापस घर आ गए। ठीक है, और इस समय आपको जो टाइम लगा वो मान लीजिए 2 आवर्स का लगा। कितने का लगा, आपको 2 घंटे लग गए। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे या एवरेज स्पीड निकालोगे, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा, जितने टाइम में करा, वो क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। तो मान लीजिए आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कहीं 10 किलोमीटर के आसपास था और 2 घंटे में सब ट्रेवल करा है, तो आपका 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड आई। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फ़र्क क्या है, क्या आप पूरे टाइम जब आप घर से निकले और जब आप घर पे वापस आए, क्या आपने सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से ही बाइक चलाई है? नहीं, आप याद करो, आप दुकान पे रुके थे, तो जब आप दुकान पे रुके थे तो आपकी स्पीड क्या थी, 0 थी। जब आप अपने महिला मित्र के पास रुके उसको चॉकलेट देने के लिए, उस टाइम पे आपकी बाइक की स्पीड क्या थी, 0 थी। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब जब हम एक बड़ा टाइम इंटरवल लें और उस बड़े टाइम इंटरवल में चाहे जो भी हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस बड़े टाइम इंटरवल में जब हम कोई चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज देगा। लेकिन जब मैं एक छोटे से इंस्टेंट की बात करूंगा, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जब आपने चॉकलेट खरीदी उस शॉप से, तब आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी या इंस्टेंटेनियस रेट क्या था, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि वहां पे आपकी बाइक खड़ी हुई थी। या अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप जब अपने महिला मित्र को चॉकलेट दे रहे थे उस टाइम पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, तो आप बोलोगे 0, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बाइक खड़ी हुई थी। तो किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है या किसी इंस्टेंट पे जो रेट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और जब आप किसी
ड्यूरेशन में, किसी टाइम ड्यूरेशन में निकालते हो चीज़ें, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट हम निकालना देख चुके हैं। इंस्टेंटेनियस रेट आपके पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं तब भी आपको स्लोप के थ्रू बता देता हूँ। ये जो अभी हमने सब पढ़ा ना, ये एवरेज रेट ही था। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम को हम लेते हैं किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ से हमारा एवरेज आता है। तो ये हमने एवरेज लिख दिया है सबका। ठीक है, यहाँ पे सी के स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, यहाँ पे डी के स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी भी इंस्टेंट पे रेट निकालना। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने सेम ही सेम लिखा है। नहीं, सेम नहीं लिखा। वहाँ पे देखो 1/a डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी था। यहाँ पे ये जो डेल्टा होता है ना, इसका मतलब होता है कोई बड़ा चेंज होना, और जब स्मॉल डी होता है, इसका मतलब होता है कोई छोटा, बहुत छोटा चेंज होना। तो यहाँ पे हम जो टाइम ले रहे हैं वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। हाँ, रिप्रेजेंट दोनों को सेम तरीके से करा जाएगा। अब हम इसके स्लोप से इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को कोई बोलता है कि इस बी पॉइंट पे बताओ इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, तो बी पे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बी पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट खींचूंगा। क्या करूंगा, एक टेंजेंट खींचूंगा, और इस टेंजेंट का मैं क्या निकाल लूंगा, स्लोप निकाल लूंगा। इस टेंजेंट का मैं क्या निकाल लूंगा, स्लोप, और उस स्लोप से मेरे को मेरा इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। क्योंकि टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्लोप का ट्राइंगल बनेगा, इसमें ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में बेस चेंज इन टाइम, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप। बस आपको ये जानना ज़रूरी है, बाकी इसका ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सो आई होप आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूरा समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की, कि रेट लॉ होता क्या है। अभी इसकी डेफिनेशन पेपर में कई बार पूछी जाती है, डेफिनेशन पे अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि रेट लॉ होता क्या है। जब मैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करता हूँ, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। और जब भी हम रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, और जब भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है, रेट लॉ मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये एक इक्वेशन दी गई है कि ए बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्री इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मेरे को इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है, तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट से कद्दू फर्क नहीं पड़ता। मेरे को प्रोडक्ट को तो देखना ही नहीं है कि प्रोडक्ट है कि नहीं, देखना ही नहीं है। किसको देखो, बस रिएक्टेंट को। रेट लॉ हमेशा किस में रिप्रेजेंट करोगे, रिएक्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। कंसंट्रेशन किसकी लोगे, रिएक्टेंट की। प्रेशर किसका लोगे, रिएक्टेंट का। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ गए हो। तो हम क्या कहते हैं, रेट लॉ ये कहता है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की पावर अल्फा एंड रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर बीटा। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के, एंड के क्या है, रेट कांस्टेंट, या फिर हम इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं, आपको तीनों याद करने हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है, अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये कहीं इक्वेशन में तो दिख नहीं रहा, हमें कैसे पता चलेगा अल्फा और बीटा क्या है। तो देखिए, अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर, सॉरी, अल्फा और बीटा को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं कहा जाता। अल्फा और बीटा का जो सम होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। फिर आप बोलोगे कि ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो जो अल्फा है, अल्फा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आप बोलोगे भैया अभी भी समझ नहीं आया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमें ये बताता है
कि जो रेट है रिएक्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के किस पावर पे डिपेंड कर रही है, उस पावर को हम बोलते हैं ऑर्डर। उस पावर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट था और इसके लिए कुछ रेट था, ठीक है, कुछ रेट पहले से ही था, मान लीजिए एक्स था, ठीक है। मैंने इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? मैंने इसकी कंसंट्रेशन को कर दिया 3 टाइम्स। अब जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम्स हो गया, यानी 9x हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यही बात कर रहा हूँ कि जब मैंने ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम करा, 3a करा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो x से 9x हो गई, मतलब 9 टाइम्स हो गई। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब अल्फा की वैल्यू 2 हो। तो अल्फा की वैल्यू 2 होगी तो 3 टाइम्स करने पे ये कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। तो यहाँ पे ये जो अल्फा यानी ये जो 2 वैल्यू आई, ये जो 2 पावर आई, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंड कर रही है, उस पावर को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं अल्फा की, अल्फा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये जो अल्फा है ये ए के बराबर भी हो सकता है या फिर ए से छोटा हो सकता है, ए से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। या तो ए के बराबर होगा या ए से छोटा होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें बीटा, बीटा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये भी या तो बी के बराबर होगा या फिर बी से छोटा होगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को सम कर देंगे अल्फा प्लस बीटा तो हमें ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर दे देगा। क्या दे देगा? पूरे रिएक्शन का ऑर्डर दे देगा। तो मान लीजिए अगर अल्फा और बीटा का सम 0 आता है तो उस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर अल्फा बीटा का सम 1 आता है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर उनका सम 2 आता है तो हम उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमारे सिलेबस में जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा रेट लॉ समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की डेफिनेशन की। जो आपसे पूछेगा तो आपको एज इट इज़ रट्टा मार देना एनसीईआरटी की लाइन का, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट, जो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा जाता है इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन में, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, और हर रिएक्टेंट की कुछ पावर होगी, जैसे अल्फा एंड बीटा भी हमने देखी थी, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो कि अल्फा और बीटा जो है वो ए और बी यानी जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे बराबर होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे, इसका मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में उसने कहीं टर्म लिख दी एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या लिख दी? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में अल्फा बराबर होगा ए के एंड बीटा बराबर होगा बी के। लेकिन इसके अलावा कहीं भी अल्फा ए के बराबर, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर उसने कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया तो इसको हम हमेशा बराबर मान के चलेंगे। और अगर उसने नहीं लिखा तो हमें वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ देगा, और अभी हम आगे सीखेंगे भी। तो हमने देखिए रेट लॉ पढ़ लिया, अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। और ये पॉइंट याद रखना, असर्शन रीजन वगैरह में आ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड एक्सेप्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, मैंने जैसे आपको बताया था अगर वो टर्म यूज कर दे एलिमेंट्री रिएक्शन तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम अल्फा को ए के बराबर, मतलब जो भी उसका स्टोइचोमेट्री होगा उसके बराबर मान लेंगे एंड बीटा को बी के बराबर मान लेंगे। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन अल्फा एंड बीटा आर इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी गई है, ठीक है, ये आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं अल्फा की वैल्यू क्या है तो 1, बीटा की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने अभी पढ़ा था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, आइए देखते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट देन के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए मैं ए की कंसंट्रेशन को 1 कर दूं, बी की कंसंट्रेशन को 1 कर दूं, तो आप इनकी कितनी भी पावर रख दो, रेट लॉ हमेशा के बराबर आएगा, क्योंकि 1 की चाहे जितनी भी पावर हो, 1 की पावर चाहे 100 हो, आना 1 ही है। तो यहाँ पे रेट लॉ किसके बराबर आ जाएगा, के। तो इसीलिए के को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हायर द वैल्यू, हायर द के हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ से देखिए के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम के की वैल्यू होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। ठीक है, चलिए के की यूनिट क्या होती है। अब देखिए इसके लिए आपको मैं सीधा, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैंने, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n पर सेकेंड, ये के की यूनिट निकालने का तरीका होता है और इसको आप याद रखना। ये कई बार आपको के की वैल्यू दे देगा कुछ और बोलेगा बताओ कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एन, सबसे पहले क्या है इसको समझते हैं, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया एन की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, 0 ऑर्डर। अगर एन की वैल्यू 1 आती है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर एन की वैल्यू 2 आती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखना, जो भी आपको एग्जामिनेशन में बोला होगा कि इस ऑर्डर के लिए बताओ यूनिट क्या होगी के की, तो वो रखना, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट निकालना चाहता हूँ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, 0, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 0 रखो, मोल पर लीटर पर सेकंड रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 - 1 0, तो मोल पर लीटर की पावर 0, तो 0। तो यहाँ पे जो यूनिट आ जाएगी के की क्या आएगी, पर सेकेंड। तो ये सिर्फ इसकी यूनिट बचेगी पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकेंड थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ, वैसे हम इसको आगे देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो रेट कांस्टेंट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टीसीएस पे। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं, टी मतलब टेम्परेचर, सी मतलब कैटलिस्ट एंड एस मतलब स्टोशोमेट्री, स्टोशोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन 3 चीज़ों पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। हमें टेम्परेचर कैटलिस्ट के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट टर्म आती है मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर सो दैट केमिकल रिएक्शन कैन अकर। एक ही टाइम पे एक साथ कितने पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं जिससे आपकी रिएक्शन हो जाए, उसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में सिर्फ एक ही लड़की है जो पढ़ती है, जो है, ठीक है, तो उस एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कितने लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, उस फाइट में जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल ही नाइट्रोजन गैस एंड वाटर दे रहा है, तो इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या है, इसकी मॉलिकुलैरिटी है 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जब हमने बैलेंस करा तो यहाँ 2 आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिकुलैरिटी है वो है 2। दो HI के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, जिससे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बन रही है। वहीं अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पे आपको तो ये 2 लग रहा होगा, लेकिन ये 3 है। क्यों, 2 मोल हैं, NO के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1। तो ये कैसी रिएक्शन है, इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या है, 3 है। ठीक है, ऑल्दो इससे ज़्यादा मॉलिकुलैरिटी हमें नहीं देखनी, हमें बस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे नीचे कंक्लूड करे गए हैं।
ठीक है, ये वैल्यूज मतलब ये डाटा आप याद रखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मैंने आपको बता दिया, इट कैन बी जीरो और इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिकुलैरिटी कैन नॉट बी जीरो और अ नॉन इंटीजर। मॉलिकुलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, ना ही वो नॉन इंटीजर हो सकती है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। अभी ये होती क्या है ये भी देखेंगे हम। लेकिन जो मॉलिकुलैरिटी होती है वो एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलैरिटी का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब कोई रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, उसमें जो ऑर्डर है वो स्लोएस्ट स्टेप से लिखा जाएगा। एंड molecularity of slowest step is same as order of the overall reaction, एंड उस रिएक्शन की जो मॉलिकुलैरिटी होगी वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बता देंगे। सो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है, एक सिंगल स्टेप की जो रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ रिएक्ट करा, सी बना दिया, तो ये जो एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? मॉलिकुलैरिटी के बराबर होता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस की, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या होती हैं ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यहां से देखिए, अकर इन मोर देन वन स्टेप्स। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, जैसे ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम नॉन एलिमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन स्लोएस्ट स्टेप। जो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से निकालोगे? स्लोएस्ट स्टेप से। पेपर में आपको वो बता देगा कि इनमें से कौन सा स्टेप स्लो है, तो वहाँ से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, ऑल्दो इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और इनमें आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पे अल्फा एंड बीटा का सम किसके बराबर होता है? जीरो के। मतलब मान लीजिए कोई आपका रिएक्टेंट है ए, उससे कुछ प्रोडक्ट बना, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी या यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा जीरो। अब ये जीरो होने का मतलब क्या है? कि अल्फा एंड बीटा का जो सम होगा किसके बराबर होगा? जीरो के। ठीक है, बट इसको करने से पहले हम कुछ चीजें देखते हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं। मान लीजिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी किसी t इजिकल टू जीरो पे, जब टाइम जीरो था, तो ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी ए नॉट। कितनी थी? ए नॉट। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना था? जीरो। जैसे जैसे कुछ टाइम बीतता गया, किसी टी टाइम बाद, किसी टी टाइम बाद इस ए नॉट में से कुछ एक्स अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर गया। कुछ एक्स अमाउंट क्या है? रिएक्ट कर गया। और जब एक्स अमाउंट रिएक्ट करा तो उससे प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक्स बनेगा। ठीक है, ये आपको करने आना चाहिए। अब एक्स, यहाँ पे एक्स रिएक्ट करने पे एक्स क्यों बना? क्योंकि इसके एक मोल से ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका एक मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी एक ही मोल बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इसके लिए रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज रेट, मतलब चेंज इन टाइम। लेकिन इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। किस तरीके से? रेट लॉ के मेथड से। रेट लॉ के मेथड से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब अल्फा और बीटा का सम किसके बराबर है? जीरो के। ठीक है, जीरो हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? रेट लॉ क्या है? रेट लॉ आपको बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई करा तो डी ए माइनस के डी टी के बराबर आ गया। हमने दोनों साइड इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, क्योंकि के कांस्टेंट था तो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब यहाँ पे हमने किसी टी टाइम बाद देखा और हमारी
ये इक्वेशन आ गई जब हमने इंटीग्रेट करा यहाँ पे 0 से t टाइम तक और यहाँ पे 0 से t टाइम तक, तो ये हमारी इक्वेशन आई। यहाँ पे c क्या है, c यहाँ पे है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जब t 0 था, जब t क्या था 0, तो t को 0 रख दिया। जब t 0 था तो कंसंट्रेशन एट टाइम t किसके बराबर होगी, जब हमने 0 ही मान लिया तो ये तो a नॉट के बराबर हो जाएगी ना, कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो at किसके बराबर हो जाएगा, a नॉट के। तो at किसके बराबर हो जाएगा, a नॉट के, और t हमने कितना मान लिया 0। तो यहाँ पे c किसके बराबर आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन के। मतलब जब आप कोई भी रिएक्शन करोगे तो किसी t टाइम के बाद, किसी भी t टाइम के बाद जो बची हुई कंसंट्रेशन होगी, जो बची हुई कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, -kT प्लस में इनिशियल कंसंट्रेशन के। समझे आप कि ये आपको क्या बताना चाह रही है इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको ये बताना चाह रही है कि जब आपने कोई रिएक्शन करा दी, जब आपने कोई रिएक्शन करा दी तो किसी t टाइम बाद जो कंसंट्रेशन बची होगी रिएक्टेंट की वो -kT प्लस में इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। एमसीक्यू में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं कि वो आपसे बोल दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताओ कौन सी है। ठीक है, सो देखिए अब हमने इसी को रीअरेंज करा। क्या इक्वेशन आई थी हमारी कि कंसंट्रेशन एट टाइम t किसके बराबर होगी, -kT प्लस में इनिशियल कंसंट्रेशन के। मैंने -kT को इधर भेज दिया और AT मतलब कंसंट्रेशन किसी भी t टाइम के बाद उसको इधर भेज दिया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने जो रेट कांस्टेंट है उसके लिए एक फॉर्मूला बना लिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला टाइम के लिए भी है, टाइम को इधर भेज दो के इधर आ जाएगा, तो उसके लिए भी है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेरे को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताओ कि टी टाइम बाद प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन होगी या प्रोडक्ट के क्या मोल होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने टाइम बाद अपने आपसे पूछा गया है उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देना रेट कांस्टेंट से, तो आपके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाफ लाइफ का, कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ नाम से ही पता चल रहा है, आधी जिंदगी। वो टाइम पीरियड जिसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से हाफ हो जाए। क्या कहा मैंने, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू जो थी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 10, तो वो टाइम जिसमें ये हाफ हो जाए, जिसमें ये हाफ हो जाए यानी कि 5 हो जाए, तो 10 से 5 होने में जितना टाइम लगा उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस इनटू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करा जाता है T½ या फिर T50% के सिंबल से। अब बाय डेफिनेशन चलो फॉर्मूला इजिली तरीके से बन जाएगा। हमने क्या कहा कि जब T½ की अगर हम बात करेंगे, T½ कौन सा टाइम होगा, जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो AT हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। तो बस फॉर्मूला जो हमारा ये था, कंसंट्रेशन एट टाइम t -kT प्लस में इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे AT की वैल्यू रख दो, T½ की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो आएगा T½ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। तो ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको याद रखना। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड हम कुछ ग्राफ्स पढ़ लेते हैं। अगर मैं कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होगी, तो टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं होगी भैया। कैसे, देखो रेट क्या था, रेट जो था वो k a⁻0 के बराबर था। a⁻0 मतलब 1, तो रेट किसके बराबर आ गया, k के बराबर आ गया। तो k की वैल्यू टाइम के साथ चेंज थोड़ी होगी, वो तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर आपसे बोले रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ क्या ग्राफ बनेगा,
तो भाई कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन की पावर 0, तो कुछ भी रखो 0 1 ही बनना है वो, तो रेट के के बराबर नहीं आना है, तो कंसंट्रेशन के साथ भी कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या होगा टाइम के साथ साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, ये जो हमने ग्राफ देखा ये रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या आ, मतलब क्या उसमें चेंजेस आएंगे टाइम के साथ साथ, तो भाई टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घटती रहेगी। ठीक है, तो ये स्लोप कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे जब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे जो वैल्यू थी किसके बराबर थी, ए नॉट के बराबर थी, तो यही चीज़ दिखाई गई है इस ए नॉट से, तो ए नॉट किसके बराबर है, सी के बराबर है। इसको देखो आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो, कंसंट्रेशन किसी भी टी टाइम पे किसके बराबर है, ए नॉट माइनस में के टी, माइनस के टी प्लस ए नॉट आया था उसी को रीअरेंज कराए। अब ये किसके बराबर है, ये वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है उससे कंपैरिजन करा, तो y पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लग दी हमने किसी भी टी टाइम के लिए, c इंटरसेप्ट हो गया, mx हमारा m स्लोप हो गया, x वेरिएबल है, तो उसके साथ हमने ग्राफ बना लिया, यहाँ से स्लोप क्या आ गया, माइनस के। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बनाऊं तो प्रोडक्ट के लिए x की वैल्यू क्या आई थी, kt आई थी, याद है ना, x के लिए हमने निकाला था कि किसी भी टी टाइम पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो वो kt के बराबर बनेगा। तो इसको y प्लस एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, c की वैल्यू क्या है, 0, इसलिए ओरिजिन से पास होता हुआ है, इसलिए ओरिजिन से पास होता हुआ है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ यानी कि पॉजिटिव स्लोप बना है। सो देखिए ये लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज लीनियरली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो लीनियरली डिक्रीज करती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लीनियरली इंक्रीज विथ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो लीनियरली इंक्रीज करती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं अगर मैं टी हाफ के लिए टाइम बनाता हूँ, टी हाफ का ग्राफ बनाता हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो टी हाफ हमारा क्या आया था, टी हाफ हमारा आया था इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2k, तो k की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, टी हाफ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो इसलिए इसका भी ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग, स्लोप किसके बराबर आएगा, 1/2k के। ठीक है, ये अल्फा आप रहने दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये नीट और जे मेंस का सिलेबस है तो उसको अभी हम नहीं डिस्कस करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको बस क्या याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है और ना ही टाइम पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2k के बराबर होता है, मतलब टी हाफ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ज़्यादा होगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी टी हाफ कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जब अल्फा और बीटा का सम किसके बराबर हो, 1 के। ठीक है, या ऐसा कह दो कि ओवरऑल रिएक्टेंट की पावर 1 पे जो है वो रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है किसी जीरो टाइम पे, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, ए की कंसंट्रेशन है कुछ ए, प्रोडक्ट बना है 0, किसी टी टाइम बाद कुछ एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गया, प्रोडक्ट कितना बचा, एक्स, तो इस टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी, ए माइनस एक्स। ठीक है, जो अभी हमने पिछले पेज पे करा। सेम हम रेट लॉ लिखेंगे कि ए कंसंट्रेशन की पावर 1, रेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, dA/dt, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया। फिर वही हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी ये एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे c फिर से क्या है, c हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो c की वैल्यू निकालेंगे। तो जब टाइम 0 होगा कंसंट्रेशन एट टाइम t किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या, हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, लॉग
कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो भी आप इसको कहना चाहो। अब हमने इसको फिर से अरेंज करा, के टी के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ से अरेंज करा। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको नहीं पता, लॉग ए, इसको सही से लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम लॉग ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे दे रखा हो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको हम लॉग ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा भी, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हमने इस इक्वेशन को डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से हमारी ये इक्वेशन बनेगी, ये बस आपको याद रखनी है क्योंकि इसका ग्राफ आ जाता है कभी कभार, ठीक है। बाकी इसका कोई न्यूमेरिकल पर्पस नहीं है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करने हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 यहीं से हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग जो है उसकी वैल्यू रख देते हैं। जो नेचुरल लॉग होता है वो होता है 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दो, तो के टी किसके बराबर आ जाएगा, 2.303 लॉग 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो यहाँ से टी को नीचे भेज दोगे तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ क्या होगा, सेम वही डेफिनेशन होगी कि जिस समय पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद कितनी बचेगी, हाफ। तो हमने यहाँ पे जब वैल्यू रखी पूरा सॉल्व करा, क्योंकि देखो डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, टी हाफ की वैल्यू कितनी आएगी 0.693 अपॉन में के। तो टी हाफ आपको बस ये याद रखना है, टी हाफ किसके बराबर है 0.693 बाई के, और ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो टी हाफ की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। यहाँ पे आप देखो कि जो टी हाफ है, यहाँ पे जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से। किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करोगे, टी हाफ तब भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्राफ्स पे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाओगे, हमने पढ़ा था डी ए बाई डी टी होता है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम किसके बराबर होता है, के इनिशियल कंसंट्रेशन के, ऐसे ही कुछ होता है। अब मेरे को बताओ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे ये डी टी की वैल्यू बढ़ेगी, क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, रेट भी क्या होता जाएगा, कम। तो इसलिए देखिए ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग बना है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। वहीं अगर मैं बात करूँ टी हाफ की, टी हाफ का इनिशियल रिएक्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, टी हाफ कांस्टेंट होता है, वो इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू क्या आई थी, याद करो 0.693 अपॉन में के। तो ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि के की वैल्यू कांस्टेंट 0.693 कांस्टेंट, तो टी हाफ हमेशा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, वही कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ तो लीनियर डिक्रीज कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए डिक्रीज करती हुई दिखा दी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अब ये आप बोल रहे हो कि ये एक्सपोनेंशियली कैसे, अभी हमने देखा था ना e की पावर माइनस के टी आया था, तो ये e क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और माइनस के टी मतलब t की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये डिक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम
ये आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। एक्सपोनेंशियली नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज मतलब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये वाला ग्राफ कई बार आता है कि log बेस 1080 का ग्राफ जब आप बनाओगे टाइम के साथ साथ तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा -k2.303। आइए कैसे आया ये, इसको भी समझ लेते हैं। मेरे पास फॉर्मूला आया था के टी इज इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, और आपको यही याद रखनी है। अब इसी को जब आप थोड़ा रीअरेंज करोगे तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि इसको जब आप करोगे के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में लॉग कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। इस तरीका का कुछ आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। फिर इसको इधर भेजना, के टी के लिए असेंबल करोगे तो ये आपका कुछ इक्वेशन बनता है जहाँ पे स्लोप क्या होता है -k/में 2.303। आपको इतना ही याद रखना है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अभी वन शॉट पढ़ रहे हो, पूरा ड्राइव करने का टाइम नहीं है, तो ये आपको बस याद रखना है। इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, log a0 के बराबर। अब आइए कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जैसे कि के की यूनिट क्या होगी, मैंने बताया था मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। ये जनरल फॉर्मूला है, n की वैल्यू 1 रख दो तो ये वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये पूरा 1, तो ये पर सेकेंड, तो पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। कैसे, आओ देखते हैं। रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम पे, तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो टी 100% किसके बराबर होगा, 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन एट टाइम टी। हम बोल रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है किसी भी टी टाइम पे वो 0 हो गई, तो इसको 0 रखोगे तो ये जो वैल्यू है 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये जो वैल्यू आई क्या आ गई, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। चलिए अब यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में कुछ पूछ सकता है कि कुछ एक्स हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, कुछ एक्स हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, तो वो इनिशियल का 1/2 की पावर एक्स, ठीक है। जितनी भी हाफ लाइफ है वो रख देना आप यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या शायद आपने फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर कहूँ कि आपको उसने हाफ लाइफ दे दी कुछ 30 मिनट की, या आपसे उसने बोला कि एक कोई रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, मान लीजिए उसने इस इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी A0, बोल दे इसको 1/16 होने में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी। या आपसे ऐसा बोल दे कि इसकी इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो है 30 मिनट, बताओ कितने मिनट बाद ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 बचेगी। तो 1/16 के लिए पहले तो आप बताओ मेरे को कितनी हाफ लाइफ लगेगी, कितनी हाफ लाइफ लगेगी। तो 1/16 आने के लिए x की पावर 4 होना चाहिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो x की पावर क्या होनी चाहिए 4, यानी 4 हाफ लाइफ लगेगी अगर कंसंट्रेशन को 1/16 करना है। तो एक हाफ लाइफ के लिए टाइम कितना है 30 मिनट, 4 हाफ लाइफ के लिए 120 मिनट। सिंपल तरीके से आंसर निकाल लोगे आप, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ये रिलेशन याद रखना है बिटवीन द डिफरेंट टाइम इंटरवल, मतलब जो टी 50% या 75%, मतलब 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 2 गुना होता है टी हाफ का, ठीक है। और 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 10 टाइम्स होता है हाफ रिएक्शन का, ठीक है। तो ये कई बार
आपसे प्रूफ करने को भी आ जाता है, तो आप सिंपली नॉर्मल जो आपका केटी वाला फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखना, वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। एक बार आप T50 के लिए निकालना, एक बार T99 के लिए निकालना, दोनों का रेशियो ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके 2-3 बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ए रिएक्टेंट था जो कि गैस की फॉर्म में था, उसने बी रिएक्टेंट बनाया, वो भी गैस के फॉर्म में था। तो यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू लिखना चाहता हूँ या मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या होगा 2.303 अपॉन में टी। जैसे आप वॉल्यूम कंसंट्रेशन के लिए लिखते थे सेम उसी तरीके से, बस कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देना है किससे, प्रेशर से। तो 2.303 टी लॉग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे क्या उसका प्रेशर है। तो मान लीजिए ये आपको एक इक्वेशन दी गई है कि ए गैस से बी और सी गैस बन रही है, टी टाइम पे कुछ जीरो प्रेशर है, ठीक है। किसी भी टाइम जीरो पे पी नॉट यानी कि इनिशियल प्रेशर जो है पूरे सिस्टम का वो पी नॉट है, और किसी टाइम टी पे जो पूरे सिस्टम का प्रेशर है या टोटल प्रेशर है वो पी टी है। क्या है, पी टी है। तो चलिए आइए ड्राइव करते हैं इसको। आपको तो वैसे देखिए लास्ट में सीधा फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए ए से बी गैस और सी गैस बन रही है, तो इनिशियली जो प्रेशर होगा वो पी नॉट के बराबर है, क्योंकि सिर्फ ए प्रेजेंट है उस जगह पे, प्रोडक्ट अभी बने नहीं है, तो इनका प्रेशर क्या होगा 0 प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, जो कि ए का प्रेशर होगा। अब मान लीजिए किसी टी टाइम तक जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ एक्स अमाउंट जो है वो ए का रिएक्ट कर चुका है, ए का कुछ एक्स अमाउंट रिएक्ट कर चुका है और बी और सी का एक्स अमाउंट बन चुका है, ठीक है। तो अब ए की वजह से जो प्रेशर होगा वो पी ए होगा, बी की वजह से जो प्रेशर होगा वो पी बी होगा, सी की वजह से जो प्रेशर होगा वो पी सी होगा। कब, इस टी टाइम पे। इस टी टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर होगा। टोटल प्रेशर एट टाइम टी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू जब आप निकालोगे तो पी एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी टोटल माइनस में पी नॉट। मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर डिक्रीज होगा रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से, वो वैल्यू हमने निकाल ली। तो बची हुई आप फॉर्मूले में रख देना, ठीक है। सो देखो क्या फॉर्मूला था हमारा 2.303 अपॉन में टी लॉग प्रेशर एट टी इक्वल टू 0, और ये प्रेशर किसका था, रिएक्टेंट का। और नीचे क्या था, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू टी। तो पी नॉट में से कुछ एक्स रिएक्ट करा था, एक्स की हमने वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व करा तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। हम बाकी केस नहीं कर रहे क्योंकि बाकी केस आते नहीं है, एक यही केस आता है, इसी केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। देखिए ऐसी रिएक्शन जो देखने में तो हमें क्या लगे, देखने में हमें सेकंड ऑर्डर लगे, मतलब बाई मॉलिकुलर लगे, लेकिन वो हो फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन विच सीम्स टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर मतलब बाई मॉलिकुलर, बट इन रियलिटी दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यानी कि यूनिमॉलिकुलर। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है एस्टर हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट डिपेंड ऑन एस्टर ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन मायने नहीं रखती। जैसे कि आप एस्टर की हाइड्रोलाइसिस कराओगे, जैसे मान लीजिए आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कोई क्या है, एस्टर है, इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पे जो वाटर यूज होता है, यहाँ पे जो वाटर यूज होता है इस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम, वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो देखने में तो यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट डालते हैं।
इसमें सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन। हमने देख लिया कंसंट्रेशन की पावर अगर अल्फा है और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी ही करेगी। एज टाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। लेकिन अगर ये अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है, बस उसी केस में, बाकी हर केस में ये डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस स्टेट में रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि कोलिजन अच्छे से हो पाता है, लिक्विड में थोड़ा स्लो, सॉलिड में थोड़ा कम, तो इसलिए गैसियस स्टेट में रिएक्शन फास्ट होती है, लिक्विड में थोड़ी स्लो होती है, सॉलिड में बहुत स्लो होती है। इसके बाद पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का साइज या सरफेस एरिया कह दो, जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी। लेसर द पार्टिकल साइज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टेंट को कोलाइड करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, तो जो रिएक्शन है वो और फास्ट होगी। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप एक शुगर का क्यूब लेना, ठीक है, और उतना ही शुगर छोटे छोटे क्यूब्स, मतलब जितना अमाउंट यहाँ पे था, जितना ग्राम यहाँ पे था, उतने ही ग्राम यहाँ पे लेना है, बस यहाँ पे बड़ी शुगर, यहाँ पे छोटी छोटी शुगर। आप ये देखोगे कि जब आप इस शुगर को डालोगे चाय वाय बनाने के लिए, तो ये जो शुगर है ये जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगी एज कम्पेयर टू इस बड़ी शुगर से। क्यों? क्योंकि छोटी शुगर होने पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देखिए हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हमें पढ़ना है पॉजिटिव का क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव का उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। In case of positive catalyst, it decrease activation energy, therefore rate constant increase and rate of reaction increase। देखिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है हमने। होता क्या है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन थी जो कुछ इस पाथ को फॉलो कर रही थी। ये कब है? जब हमने कोई भी जो कैटलिस्ट है वो नहीं डाल रखा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये रिएक्शन ऐसे हो रही थी, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था, अब मैंने यहाँ पे एक एक कैटलिस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने की वजह से क्या हुआ, ये जो पाथ था ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे ये जो एनर्जी थी इतनी एनर्जी कम हो गई। अब ये जो आप एनर्जी देख रहे हो, यहाँ रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है, यहाँ से ये जो पीक थी यहाँ पर जाने तक के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ के केस में जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला था तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट डाल दिया तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ गया, और रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे इसकी क्या है? प्रेजेंटेशन है। अब हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। आप देख रहे थे कि जब हमने ग्राफ बनाया था इस रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट तक, तो एक पीक आई थी, उसके बाद फिर ये ऐसे फॉल करने लगा था। तो ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जिस एनर्जी लेवल पे है ये, और ये जो पीक है, ये जो पीक है, ठीक है, इस पीक का जो एनर्जी लेवल है उसी को हम बोलते हैं क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये जो मिनिमम एनर्जी है जिसको मिलने के बाद वो कन्वर्ट होने लग जाएगा प्रोडक्ट में, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को आप जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे इस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचने के लिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट सो दैट इट एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है रेट कांस्टेंट पे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीज ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। जनरली ये देखा जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो डबल हो जाती है,
और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, डबल। अब क्या इसको हम प्रूफ कर सकते हैं? जी हाँ, आइए। आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन क्या बताती है? आर्हीनियस इक्वेशन हमें रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है। ये रिलेशन है K इक्वल टू ए ई बेसिकली हमारा एक्सपोनेंशियल है, माइनस में ई ए की पावर ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, कैपिटल ए क्या है, आर्हीनियस फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर आप के ए की वैल्यू बढ़ाते हो तो ये माइनस में वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, मतलब ये जो पूरी ओवरऑल वैल्यू आएगी छोटी, तो के क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हमने देखा था कि जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो के बढ़ रहा था, के क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब ई ए डिक्रीज करोगे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, ये वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो के बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जब कम करते हैं, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसी तरीके से देखो, जब आप टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाओगे, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू पूरी छोटी आएगी, ये वैल्यू छोटी आएगी, तो ओवरऑल के जो है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल के जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आर्हीनियस इक्वेशन, हमने नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेके हमने जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस में ई ए अपॉन आर टी हमारी वैल्यू आ गई। इसको हमने वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, मतलब कि हमारी जो इक्वेशन लीनियर लाइन इक्वेशन होती है उससे हमने कंपैरिजन करा, तो लॉग के का जो ग्राफ आया, यानी कि जो रेट कांस्टेंट का ग्राफ आया लॉग के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 1/T के साथ, वो कैसा आया, डिक्रीजिंग आया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा लॉग के फंक्शन में, तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है कि लॉग K2 अपॉन K1 किसके बराबर होता है, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 आर, 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2, जहाँ पे T1 क्या है, T1 वो टेम्परेचर है जब रेट कांस्टेंट K1 है, T2 वो टेम्परेचर है जब रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। अगर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, ई ए जितना बड़ा होगा, जैसे देखिए के की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, तो ई ए जितना ज़्यादा बड़ा होगा, नेगेटिव में ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी, नेगेटिव में ये वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या है, ई के नीचे आएगा ये ई ए अपॉन आर टी लिखोगे, तो ई ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा ये उतनी बड़ी वैल्यू, और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा के उतना कम, तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रेट कांस्टेंट उतना कम होगा। अगर मैं कहूँ के ए के बराबर कब होगा, के ए के बराबर होगा जब टाइम हो जाए इनफाइनाइट, टाइम क्या हो जाए, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो के किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। या फिर ई ए की वैल्यू आप क्या कर दो, 0 कर दो, ई ए की वैल्यू आप 0 कर दोगे तब भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ई की पावर 0 1, तो उस केस में भी के ए के बराबर आ जाएगा। ए यूनिट डिपेंड ऑन के, आई ई यूनिट ऑफ ए डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जो आर्हीनियस कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू डिपेंड करेगी के पे, और के तो हमने देखा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा था, तो ए भी किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी जो है वो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है, मतलब जहाँ पे दो रिएक्टेंट अवेलेबल हों उनके लिए कोलिजन थ्योरी डिफाइन होती है। देयर मस्ट बी कोलिजन अमंग रिएक्टेंट सो दैट दे कैन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ये ए, एक रिएक्टेंट है बी, तो इनको अगर प्रोडक्ट बनाना है कोई, तो इनको आपस में एक दूसरे से टकराना पड़ेगा, इनको एक दूसरे से आपस में टकराना पड़ेगा। ओनली दोज कोलिजन विच आर इफेक्टिव विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और सिर्फ उन्हीं कोलिजन को इफेक्टिव माना जाएगा जिनसे प्रोडक्ट बना जाए। मतलब मान लीजिए ये जो कोलिजन हुआ ये बहुत धीरे हुआ, एकदम ऐसे ये पास आए, ऐसे पास आए, एकदम छू के एक दूसरे को अलग हो गए,
तो उस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो उसको हम इफेक्टिव कोलिजन मानेंगे नहीं। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब एकदम दोनों आए, ऐसे ऐसे आया आया पट से लड़े, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। तो यहाँ से जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा या जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? z e की पावर ई ए अपॉन में आर टी, जहाँ पे z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कोलिजन हो रहे हैं और उनमें से कितने इफेक्टिव हैं, वो चीज़ यहाँ पे ये बताएगा। एनर्जी बैरियर, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होना है, मतलब उस कोलिजन से वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो उस कोलिजन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है? कि ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन हो तो वहाँ पे सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी ही उस चीज़ को डिसाइड करे, ओरिएंटेशन भी डिसाइड करती है। मतलब मान लीजिए कोलिजन के लिए एक व्यक्ति ऐसे आ रहा है और एक व्यक्ति ऐसे आ रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो ऐसे मुड़ गया, तो ये जो ओरिएंटेशन उसने चेंज करी, इस ओरिएंटेशन की वजह से कोलिजन नहीं हो पाएगा। कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ओरिएंटेशन भी मैटर करती है। तो इसीलिए रेट में एक और फैक्टर को इंक्लूड करा गया जिसको हम बोलते हैं पी, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिक फैक्टर, या फिर इसको हम ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोल देते हैं। तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कोलिजन थ्योरी से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, रेयर ही चांस होता है कोलिजन थ्योरी का कोई सवाल आए। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े अच्छे से पढ़े, तो वहाँ पे आपको वो टॉपिक आने चाहिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है।